बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने ज्वाइन किया है। आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। आप एक्ट्रेस हैं, आप मॉडल हैं और आप होस्ट हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड मोहतरमा अनूशे असद साहिबा। वेलकम टू द शो अनूशे। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम किस पर जी? तो अनूशे के लिए हमारी टीम ने बड़ा प्यारा पैकेज तैयार किया है, वो चल के देखते हैं। वाह। तो अनूशे, कहाँ से शुरू करें? इतनी सारी आपकी शख्सियत के पहलू हैं, कहाँ से शुरू करें? बचपन से शुरू करें आपके? बचपन से? हाँ। कर ले। कुछ बताइए हमें अपने बचपन के बारे में। रिवाइंड। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ भी मुड़ के देखें तो बचपन कैसा था? क्या क्या आपको याद आता है? कोई खुशगवार याद, कोई ऐसी याद जो आप समझती हैं भी लोगों से शेयर करनी चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है, वो उससे सीखेंगे भी, कुछ एंजॉय भी करेंगे, कुछ आपके बचपन की याद? बचपन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैं और मेरा भाई, हम 2 सिबलिंग्स हैं और हम बहुत क्लोज थे। मुझसे छोटा है वो। और आप दोनों लाहौर के हैं? जी, हम लाहौर के। माय मदर्स पठान, माय फादर्स पंजाबी। तो वो जब शादी हुई तो वो यहाँ आई और माशाल्लाह मतलब टिपिकल नाइस नॉर्मल फैमिली, अच्छी प्यार मोहब्बत मिला माँ बाप से। वेरी गुड। सिबलिंग्स से भी, यानी कि भाई से क्लोज थी। वेरी गुड। वाइल ग्रोइंग अप फैमिली बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड। वेरी गुड। मॉम की साइड भी बहुत बड़ी फैमिली है और मेरे फादर की साइड भी बहुत बड़ी है। तो बस वो फैमिली ओरिएंटेड, और उनकी सोशल लाइफ भी बहुत थी। तो फ्रेंड्स और बहुत एंटरटेन करते थे घर पे। तो बचपन से ही मेरा ख्याल है मुझे शौक था कि लोग आए हों और बीइंग अराउंड पीपल, महफिल लगी रहे, बस लोग आते जाते। तो आपकी वालिदा वर्किंग वुमन थी? नहीं, हाउसवाइफ थी। और वालिद साहब आपके किस प्रोफेशन से? वो, उनका अपना बिजनेस था। अब तो वो रिटायर्ड हैं, मगर अभी भी वो अपनी जमीनों पे जाते ही। हैड अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। हाँ, अब ये बताइए कि एक पढ़ी लिखी खातून की हैसियत से आप मुड़ के देखें तो ये जो 2 मुख्तलिफ लोग हैं, एक वालिदा आपकी पख्तून हैं, वालिद साहब आपके पंजाबी हैं, इससे क्या क्या आपको याद आता है? मज़े मज़े की बातें? मज़े की बातें, मेरा ख्याल है लोग बड़े इंटरेस्टेड होते थे ये जान के कि उस वक्त शायद अजीब स्ट्रेंज लगता था। इतनी तब ग्लोबलाइजेशन नहीं थी ना दुनिया में। तो पाकिस्तान में भी जरा हर किसी का अपना अपना लिमिटेड सा माइंडसेट था। तो उन्हें बड़ा अजीब लगता था कि ये पश्तो भी बोल लेती है, उर्दू भी बोल लेती है, इंग्लिश। जी जी, ऑफ कोर्स। बल्कि मेरे बच्चे भी पश्तो बोलते हैं। बहुत अच्छी बात। हालांकि माय हस्बैंड्स पंजाबी, बट समहाउ अम्मी मुझसे बोलती थी पश्तो में, तो मेरा भी नेचुरली बच्चों के साथ निकला। तो उनको ये बड़ा स्ट्रेंज लगता था कि 3 जुबानें कैसे बोल लेती है। हाफ तो पंजाबी हो गई ना? हाफ पंजाबी, हाफ पठान, मगर खैर पहचान तो बाप से ही होती है। तो आई एम पंजाबी, आई वुड से। ठीक है। फैसलाबादी पंजाबी। अच्छा। हाँ, तो बड़े विटी होते हैं। हाँ, हम में है वो गुण है। तो बस ये मेरा ख्याल एक इंटरेस्टिंग बात है कि लोग बड़े अमेज होते थे कि 3 और पंजाबी नहीं सिखाई मुझे किसी ने। अच्छा? तो जब मैं A लेवल्स में पहुंची। अम्मी तो आपकी बेहतर रही इस मामले में पंजाबियों से? अम्मी, हाँ, और अम्मी ने भी लाहौर आके खुद पंजाबी, लाहौर वाली पंजाबी सीखी ना, बड़ी वो प्रोग्रेसिव। तो मैं जब A लेवल्स में पहुंची तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे पंजाबी नहीं आती और ये तो मेरी अपनी जुबान है। तो अपनायत की एक वो होती है ना। तो मैंने सोचा कि मुझे पंजाबी सीखनी चाहिए। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि मुझसे आज से कोई उर्दू में बात नहीं करेगा। बहुत अच्छे। मैं पंजाबी सीखूंगी। एक ऐसे मुल्क में जिसमें सब के सब अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, उसमें कोई तो है जिसने कहा। और हमारे स्कूल में बहुत ये कल्चर था। मैं लाहौर ग्रामर स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ तो इंग्लिश के अलावा बात करने पे बहुत बेइज्जती होती थी कि वो पाबंदी लगाते थे। हाँ, नहीं, पेरेंट्स तो घर में उर्दू चलती थी, उर्दू एंड इंग्लिश, एंड देन विद माय मदर पश्तो। नहीं, कुछ स्कूल जो है वो पेरेंट्स तक को इस पे जज करते हैं कि अच्छा, हाँ, करते होंगे, आई एम श्योर। तो खैर ग्रामेरियंस तो भाई सिर्फ अंग्रेजी में बात करती थी। सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन पंजाबी विद माय स्टाफ। तो वो मुझ पे हंसते थे ना, क्योंकि पहले एक्सेंट भी खराब, ग्रामर भी गलत, गुलाबी किस्म की होती होगी ना। तो होती थी, आई एम श्योर। तो मैं उन्हें कहती थी हंसो, बेशक हंसो मुझ पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सीखनी है। तो कुछ साल लगे। वेरी गुड। मैंने पंजाबी खुद अपने एफर्ट से सीखी।
फिर बड़ी प्राउडली मैं जब जाती थी ना लिबर्टी गए, कहीं मेन मार्केट फल शल लेने गए, तो मैं दुकानदार से पंजाबी में मुखातिब होती थी, तो वो जवाब देते थे अंग्रेजी में या उर्दू में। तो मैं कहती थी यार मतलब किसके साथ प्रैक्टिस करूं। बट खैर एक बात बताइए, इसके पीछे क्या वजह थी? अमूमन ये होता है कि हमारे यहाँ जो लोग मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के, या इससे भी अगर समाजी लिहाज से और मुआशी लिहाज से ऊपर चलते चले जाते हैं, तो फिर जो अपनी रूट्स हैं, अपना कल्चर है, जिसमें सादगी होती है, जिसमें मासूमियत होती है, वो बहुत सारे लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता है, ये उस तरीके से उतनी शिद्दत से ऑप्ट नहीं करते हैं जिस तरह से आपने बाकायदा एफर्ट की, इसको वो किया। तो ऐसा क्या अट्रैक्ट करता था? इसके पीछे मेरे वालिद साहब का रोल है, बिकॉज वो हमेशा वो बहुत पेट्रियाटिक हैं, उन्हें अपने मुल्क से इतना प्यार है कि शायद हमसे भी उतना ना हो। और उनको ये होता था हमेशा कि योर आइडेंटिटी इज़ योर कंट्री एंड योर लैंग्वेज। तो उर्दू बहुत अच्छी आनी चाहिए, अच्छी, ये नहीं बस स्ट्रीट उर्दू होती है ना एक, बट एक होती है एक अच्छी, हाँ ठीक है भाई, उसको बाकायदा सीखा है, हाँ अच्छी जुबान। जैसे आपने लफ्ज मुखातिब इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बस वालिद साहब से ही सीखा है। तो वो कहते थे कि मैं तुम लोगों से नहीं इंग्लिश में बात करूंगा, यू नो, जिस तरह मेरे बच्चों को, वो जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको वो ये ज्यादा कहते थे कि, क्योंकि आपको पता है बच्चे आजकल अंग्रेजी में ही बात करते हैं। सो ही वुड से कि नहीं, मुझसे उर्दू में बात करोगे तो मैं जवाब दूंगा। सो लाइक उर्दू की गिनती बाबा ने हमें सिखाई। स्कूलों में नहीं उस वक्त गिनती शिनती सिखाते, बिल्कुल नहीं। और मुझे नहीं आती थी, मतलब मैं ओ लेवल्स में भी जब पहुंची तो मुझे उर्दू की गिनती नहीं आती थी, 30 और ये बताइए कि पश्तो आपने जो सीखी, तो पश्तो में कोई लिटरेचर आपको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ या आपकी वालिदा ने? पढ़नी नहीं आती, मगर आपने वालिदा मगर मैं गैस कर सकती हूँ जब लिखी होती है। हाँ। गैस, क्योंकि बोलनी आती है, हाँ। और उर्दू तो आती है, तो वो स्क्रिप्ट कुछ मिलती जुलती है ना, पढ़नी नहीं सीखी। मैं जानना चाह रहा था, जैसे खुशहाल खां खट्टक हैं, अमीर हमजा शिनवारी हैं, या पश्तो के जो बड़े शोराए कराम हैं, या पश्तो की कहावतें हैं ना, हाँ, देखिए हर जुबान की ना, हम जुबान से क्यों मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करना सिखाते हैं, आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? जुबान सिर्फ राब्ते का जरिया नहीं होती है, वो एक उसका काम है जुबान का कि राब्ता हो सके, लोग एक दूसरे से बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। मगर जो पुरानी जुबान होती है उसके अंदर उस इलाके की और सदियों के जो करोड़हा लोग गुजरे होते हैं, उनका विजडम भी शामिल सही बात है। अगर आप उस जुबान से कटेंगे तो उस जुबान का विजडम भी आप यानी कि आपसे कट जाएगा। तो पश्तो जुबान की कोई कहावत, कोई शेर आपको याद आता हो तो हमसे जरूर शेयर। मुझे एक्चुअली याद है, प्लीज। और मेरी अम्मी कभी कभी खुश होंगी आपकी वालिदा बहुत। हाँ खुश होंगी, जो पश्तो समझते हैं, जो आपका शो देख रहे हैं, वो शायद काफी खुश होंगे। हम पश्तो से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो एक फनी सा है, अनपढ़ा खजा वादा, अनपढ़ा खजा वादा, वादा सो कटोला बेबहादा, वाह, प्लाने दा से दक के पिकर दक के परवादा, जोए खिरन लूरे नावले खुद वापस परवादा। मतलब इसका यह कि जो अनपढ़ और जो जाहिल औरत होती है ना, वो एक भैंस, गाय भैंस की तरह होती है, और वो बस बच्चे ही पैदा करती जाती है, और यू नो अगर उसके बच्चे मैले फिर रहे हैं, उसे नहीं परवाह, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं, उसको नहीं पता कि क्या एटिकेट होनी चाहिए बच्चों को रेज करने की, और बस फलानी ऐसे है, फलानी ऐसे, उसको यही बस पूरा दिन यही डिस्कस करती रहती है कि उसने ये किया, उसने वो किया। तो ये इन पश्तो इट्स वेरी फनी द वे द पोएट हैज, ठीक है, यू नो, उसने बड़े विटी तरीके से एक बड़ी उसने बड़ी एक सॉलिड बात की है, मगर विटी तरीके से की है। तालीम होनी चाहिए, और तालीम, हाउस वाइफ के तालीम होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों में तो इनकलकेट कर सके अच्छी। अब आप देखें ना, ये जो मीडियम या टूल्स इस्तेमाल करते थे ना, क्राफ्टिंग जो होती थी, मगर क्राफ्टिंग ये होती थी कि उसको आम आदमी तक पहुंचाया जा सके, और आम आदमी को भी बिल्कुल जिसकी बहुत तालीम नहीं, उसको भी पता लगे कि तालीम की अहमियत क्या है। सही बात है। ये लिटरेचर का कमाल है, लिटरेचर का कमाल है। ये फरमाइए कि आपने मॉडलिंग की, आपने होस्टिंग की, और आपने एक्टिंग की ना, और फिर मैं देख रहा था कि एक्टिंग में आपको कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही, आपको पसंद नहीं आई, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह कि मैं कभी एक्टर थी ही नहीं थी मैं बिल्कुल, और ना मुझे आती है एक्टिंग, और सेट पे बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं, हाँ, और मैंने जब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और मैंने जब काम शुरू किया तो मेरा आई हैड अ चाइल्ड, क्योंकि मैंने जो भी काम शुरू किया वो शादी के बाद शुरू किया। व्हेन आई वाज स्टडीइंग, उसके फौरन ही बाद आई गॉट मैरिड, और फिर मैंने काम शुरू किया। तो मुझे ये था कि मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा से फैमिली थी, एंड आई हैड अ चाइल्ड। तो मुझे ये था कि मैं इतना ज़्यादा टाइम घर से बाहर देना नहीं चाहती हूँ, विच इज़ वाई मैं वो लाइव मॉर्निंग शोज़ वगैरह तो कर रही थी बहुत शौक से, बट इसका नहीं, एक्टिंग नहीं आती, फिर लॉन्ग आवर्स ऑन सेट,
फिर ये था कि ज्यादातर काम लाहौर में तो होता नहीं ना। हाँ, वो तो अब तो पिछले अगर आपको 10-12 कुछ सीरियसली साल से, करना हाँ। है या अच्छी तरह से करना सारा, है तो हाँ, आपको तो कराची। कराची जाना पड़ेगा। yes. सो कुछ एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स लाहौर में किए। हर प्रोजेक्ट को बंदा यस भी नहीं कह सकता। आई डिड वन फॉर ARY, आई डिड वन विद हम TV। फिर मुझे कराची से जब कॉल्स आती थी कि वहाँ पे मतलब 30 दिन का स्पेल है, 20 दिन का स्पेल है, तो वो तो वो आप इट्स इतना आउट ऑफ टाइम द हाँ, क्वेश्चन। स्पेयर नहीं कर सकती। शौहर ज्यादा अच्छे अदाकार होते हैं ये बेगमात शौहर अदाकार होते हैं, होते हैं? हाँ, बड़े रंगबाज होते हैं। नहीं, आई थिंक शौहर जो होते हैं ना वो पोर्ट्रे कुछ और करते हैं। अच्छा। बेगम को कहते हैं बॉस, ओ ये वो, मैं तो डरता हूँ। आप होता है ना वाइफ जोक्स चलते हैं आदमियों में, अंदर से जो करना होता है वो ही करते हैं। हाँ, आप भी ऐसे होंगे। ये वाइफ जोक जो हैं आज भी आजकल भी इन है जी वैसे। जी बिल्कुल। अब आज तो हर चीज पे तो एतराज लगा दिया है। एवरग्रीन जोक्स हैं। हाँ जी, evergreen। एतराज होता है, ये अब हाँ। डेरोगेटरी है, मगर हम बेचारे तो सहते हैं, सुनते भी हैं, सीखते भी हैं। अनुषा, ये बताइए कि आप कैसे देखती हैं, आपका तजुर्बा और मुशाहिदा दोनों चीज़ें, उसमें मुतालिया भी शामिल कर लें आप, कि जो आपके पेरेंट्स दौर था या जो वक्त था उसमें और अब में जो रिलेशनशिप्स थे उसकी बुनियाद ज़्यादातर क्या होती थी? सिर्फ मोहब्बत होती थी या लोग फ्यूचर को भी प्लान करके और करियर देख के भी फैसले किया करते थे कि अच्छा भी इसके साथ रिश्ता चलाना है? और अब में और उस ज़माने में रिश्तों के बनने में और टूटने में क्या फ़र्क था? उस वक्त वैल्यूज़ थी, लोगों के एथिक्स थे, मॉरल्स थे, सिंपलर टाइम्स थे, और एक्सपोजर नहीं था इतना। बस जो पीछे से सीखते आते थे जो कि अच्छे वैल्यूज़ थे, और उसी पे स्टिक करते थे ज़्यादातर। मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। और रिश्ते, हर किस्म के रिश्ते, आई मीन रिश्ते तो जब आप हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिश्तेदार, को-वर्कर्स, रिश्ता तो हर किस्म का होता है। तो हर रिश्ते में एक सर्टेन लेवल ऑफ ईमानदारी थी, रख रखाव था। और फिर ये कि अगर कोई ऐसा होता था कि मतलब जिस तरह से कोई रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है, कुछ उन्होंने गलत काम किया है, मे बी देयर करप्ट, मे बी दे, हाँ, इवन समाजी लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी आपको नुकसान पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, लेकिन माशरे के लिए अच्छा नहीं है फर्द, तो लोग उसे अवॉइड करते तो अवॉइड करते थे या फिर बिल्कुल ही पीछे हट जाते थे, बाकायदा अनाउंस्ड कि ये अच्छे लोग नहीं है, इनसे नहीं रिश्ता रखना। और फिर रिश्ते जोड़ते हुए भी इस बात का बहुत लिहाज होता था। अब ये है आज के ज़माने में, या व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, इवन आई फील लाइक थिंग्स वर चेंजिंग, कि पैसे को सलाम है और पावर को। इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव फेम, इफ़ यू हैव पावर, तो बस आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, आपसे रिश्ता भी जुड़ेगा, रखा भी जाएगा। हर चीज़ फेक है अब। अपने बेनिफिट के लिए जो भी इंसान सोचता है, देखता है। पहले ये बेनिफिट नहीं होता था, पहले थिंग्स वर सिंपलर, खुलूस था, ऑनेस्टी थी रिलेशनशिप्स में। अब मतलब ही है सब कुछ, मतलब ही है। हाँ। तो ये जो एक्सपोजर है, ये ज़्यादा जानना है दुनिया के बारे में, चीज़ों के बारे में, उस अवेयरनेस ने जो अच्छा इंसान था, जो इंसान से मोहब्बत करता था, किरदार से मोहब्बत करता था, उसे नुकसान पहुंचाया उसको। मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस से तो बेहतर इंसान होना चाहिए। अवेयरनेस से बेहतर होना चाहिए ना, बट अवेयरनेस आई कैसे? अवेयरनेस ऐसे आई कि जब पूरी दुनिया में एक मीडिया का बूम हुआ, लॉट्स ऑफ चैनल्स, रियलिटी टीवी। अब आप देखें, रियलिटी टीवी जो था, जो वेस्ट से इवेंचुअली इस तरफ आया, वो वैल्यूज को नहीं देखता, वो देखता है कोई सनसनी मचाओ, रेटिंग्स आए। तो सनसनी डिसेंट चीज से तो मचती नहीं। तो वो वाली अवेयरनेस, और फिर इवेंचुअली सोशल मीडिया का आना, उसका हमारे निचले तबकों तक ट्रिकल डाउन कर जाना। अब आप देखें, माली हो, मतलब कोई रेडी वाला हो, आपका गाड़ी साफ करने वाला हो, या जो भी है, मतलब माली लिहाज से सबके पास उस चीज का एक्सेस है, कमजोर है। हाँ, तो वो अवेयरनेस जो है, अब वो व्हाट सेल्स इज, जो हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि अवेयरनेस से मामला बेहतर होता, तो उस अवेयरनेस से डिटेरियोरेशन हुई है। शऊर नहीं, बल्कि शऊर अगर था भी तो वो मिट सा गया। ये पहले तो ये कि टीवी पे देख रहे हैं, आपको कोई नहीं पसंद तो आपने बुरा भला कहा और आपने किताब उठा ली, ज़्यादा टीवी बंद कर दिया। तो अब तो यह है कि लोग तनकीद करते हैं और फिर बहुत सारी यानी कि अलकाबात के साथ तनकीद करते हैं। तो आपको कभी ट्रोलिंग का सामना रहा?
लकीली मैं ऐसे इस चीज़ से बच गई कि जिस ज़माने में मैंने होस्टिंग की और थोड़ी बहुत एक्टिंग की, मॉडलिंग की, उस ज़माने में इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक था। दिस इज़ बैक इन 2000 11, 12, 13, 14, 15, जिसमें मैंने मैक्सिमम टेलीविज़न का काम किया। अब मुश्किल है लोगों के लिए, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ स्क्रीन, वो उस पर अपना टैप करते रहते हैं, स्क्रीन के पीछे बैठ के कुछ भी कहते रहते हैं। और जो हमारे बहुत बड़े ए स्टार सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक्टर्स होते हैं, मूवीज़ में आते हैं या जो भी, उनके बारे में तो इतना बुरा बुरा कहते हैं। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये करते हुए ये रियलाइज़ नहीं करते कि उन्होंने एक दिन ऊपर भी जाना है, तो इनसे पूछ होगी। बल्कि अगर आपके शो में कोई देख रहा है ये बात, तो वो समझे अगर उन्होंने कभी ऐसी कोई हरकत की है कि यू कांट डू दैट, क्योंकि क्या आप मेरे मुंह पे ये कह सकते हैं, या क्या मैं आपके मुंह पे ये कह सकती हूँ? तो स्क्रीन के पीछे से भी नहीं कहना चाहिए। अगर आप किसी को पर्सनली डायरेक्टली सामने खड़े होकर नहीं कह सकते हैं, तो स्क्रीन के पीछे से भी नहीं कहें। और किसी के काम के ऊपर अगर कोई शख्स पब्लिक फिगर है, काम के ऊपर कोई राय देनी है, तो उसके काम के ऊपर दीजिए। उसके साथ आप एक अदाकारी कर रही हैं, फर्ज के लिए होस्टिंग कर रही हैं, किसी की राय अच्छी है या बुरी है, मैं काम कर रहा हूँ, बुरी है तो भी आप उस काम के ऊपर राय देना। उसके साथ ही उसकी शख्सियत भी, फलाना भी, ढिमकाना भी, उसको ऐड करने की क्या जरूरत नहीं। लोग मॉरल पुलिसिंग करने भी आ जाते हैं, ये क्यों पहना, वो क्यों पहना, भाई उसने पहना, उसकी मर्जी। तो अब सिंस आई एम एन इन्फ्लुएंसर, पहनने पे ज्यादा एतराज नहीं होता, ज्यादा एतराज होता है क्यों नहीं पहना। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनुशी असद साहिबा। प्रोग्राम के अगले बल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के इस बल्ले में क्या है फातिमा भट्ट साहब? अनुशी साहिबा, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आपके सामने मौजूद है। देखते हैं आज इसमें क्या है आपके लिए। अच्छा, उससे पहले शायद फातिमा कुछ पूछना चाहेंगी होस्टिंग के हवाले से। लेकिन उससे पहले तीन होस्ट बैठे हैं ना इस वक्त इस प्रोग्राम में। नहीं, 2 होस्ट बैठे हैं। आप भी होस्ट हैं। एक सू शेफ होता है ना, जैसे वो सू होस्ट है। मेरा सवाल ये है कि जिस दौर में आपने होस्टिंग की है, वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दौर था और तरीका था होस्टिंग का, मॉर्निंग शोज़ का। अब बीच में एक स्पैम आया था जिसमें बिल्कुल ही बस डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स और वेडिंग्स और शादियां शुरू हो गई थी। अब एक जो आया है होस्टिंग का अंदाज, आप क्या समझती हैं आपके दौर की होस्टिंग और मॉर्निंग शोज़ का अंदाज, और इसमें क्या एक फ़र्क है? और ये भी बताइएगा कि आपने शादी वादी नहीं करवाई? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि दौर सुन के जो मुझे इस वक्त फीलिंग आ रही है कि पता नहीं दौर मॉर्निंग शो पे लाइव शादियां करवा रहे थे, मतलब इट्स क्वाइट रिडिकुलस। सुबह सुबह कौन देखना चाहता है ये? और किसी एक आधे शो में कर लिया, लाइक अ शादी स्पेशल। अब रोज आप ये कर रहे हैं, हफ्ते में 3-3 दफा ये कर रहे हैं। सो व्हेन दे आस्क्ड मी टू डू दैट, और उसी पैटर्न पे वो काफी ढीठ होते जा रहे थे, देन आई सेड कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। देखिए, जो चीज आपको करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, जो बाद में देख के आप सोच रहे हैं कि क्रिंज, मतलब ये मैंने कैसे किया, तो आप वो करें ना। तो देन आई हैड टू स्टेप डाउन बिकॉज आई सेड मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर बहुत सारे पैसे मिले आपको, ऐसी 3-4-5 मिलियन पैसे, तो शुक्र है मॉर्निंग शोज में अच्छे ही थे उस वक्त। अब 5 मिलियन मिले अब अगर मिले, नहीं मैं नहीं, फिर भी नहीं। मेरी एक बहुत ये अच्छी आदत या बुरी आदत कह लें है कि मुझे जो नहीं करना होता वो मैं नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं आई नो व्हाट आई हैव टू डू, मैं नहीं करूंगी। और अनुष्का, इसकी बहुत कमी है सोसाइटी में। लोग अपनी लाइंस को ना मुतय्यन नहीं करते और फिर उसके बाद उसकी पाबंदी नहीं करते। और वो लोग बहुत ही कमाल होते हैं जो अपने उसूलों, अपने पैरामीटर्स को किसी भी लालच की वजह से तोड़ते नहीं है, बदलते नहीं है। असल में तो यही इंसान का कैरेक्टर ये भी मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब से ही मुझ में आया है, बल्कि ख्याल नहीं यकीन ही है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ के पक्के हैं, और उन्होंने हम में यही इनकलकेट की। तो चाहे दुनिया कुछ भी करती रहे, मुझे पता है मुझे क्या करना है, व्हाट्स राइट फॉर मी। ओहो, क्या क्या है इसमें? इट्स अ ट्रेजर हंट। ट्रेजर, हमने पूरा बचपन इसमें समेट लिया। पूरा बचपन, ये तो मुझे वाकई बचपन की ये जो है ना लूडो, ये बचपन में इतनी खेली है। और इसमें जो जिस किस्म की चीटिंग किया करते थे, कजन्स और बहन भाई सब मिलके शर्तें लगा करती थी, और क्यूट सी शर्तें होती थी ना, बोतल पे लाने की, बोतल पे लाने की या आइसक्रीम की,
और हम तो खैर आज दिन तक मैं अपने बच्चों को आई मेड श्योर कि कुछ पुरानी चीजें उनके साथ भी अब चलें। अच्छा, मैं उनसे इसलिए भी कहता हूँ कि मुझे लगता है कि इससे बहुत मौका मिलता है फैमिली को बैठने का, गपशप करने का, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग टाइम बहुत होती अच्छी है। तो बॉन्डिंग है। यस, एक दफा बहुत गर्मा गर्मी हो गई और बोर्ड उल्टा दिया गया और बड़ी लड़ाइयाँ हो गई, हारने वाला फेंक देता था ना। हाँ, मगर वो कुछ ऐसा गर्म माहौल बन गया ना, सब कजन्स इकट्ठे थे। आपको पता है जब कजन्स इकट्ठे होते हैं तो जितना प्यार उतनी फिर खटपट भी हो जाती है। तो कुछ दिन नाराजगियां रही और फिर फाइनली माँ बाप इन्वॉल्व हुए, बहुत छोटे थे हम तब, और फिर जाके बात बनी। ये जो है ना पंखा, एक इसका बड़ा फनी इंसिडेंट ये है कि पश्तो में फे को प और प को फ प्रोनाउंस किया जाता है somehow। तो अगर हमारे पश्तो भाई बहन कहेंगे तो वो इसको पंखा कहेंगे। नहीं, जिस तरह जब अंग्रेजी में बात हो ना, अच्छा ठीक है, वैसे तो पंखा ही, फैन को पैन कहेंगे। हाँ, कहते भी हैं। हाँ, यस, तो इसको ना जिस तरह हैंड फैन कहते हैं, वैसे तो पश्तो में कहते हैं बबूजे। हाँ, बबूजे। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, बबूजे। इस पंखे को जो हाथ वाला पंखा है। हाँ। अच्छा, क्योंकि हम बचपन में जब नाना नानी के गांव जाया करते थे, अम्मी के साथ सब खालाएं मामू वगैरह कजन्स, तो ऑब्वियसली लोड शेडिंग, आपको पता है पाकिस्तान का एक अलमिया आज दिन तक भुगते हैं, मतलब बस कर दो यार। सो रात को बाहर सहन में चारपाइयां बिछती थी, रात को नहीं शाम को, और फिर ये बहुत की रोल था इसका। हाथ भी थकते थे, किसी और को भी कहते थे रिश्वत दे के कि थोड़ा दबा दूंगी तो मैं थोड़ी गिजी कर दूंगी। कजन्स बहुत सारी थी हम आपस में, फीमेल कजन्स, तो यू नो फिर कोई ना कोई हमें यूं कर देता था, हम प्रिटेंड करते थे हम मल्लिका हैं। सो वी यूज्ड टू लाफ, जो हम मतलब मेरे जो पठान कजन्स हैं, हम हंसते थे कि एंड पैन, एंड पैन, हैंड फैन की जगह पश्तो में ये होगा एंड पैन, क्योंकि एच को भी दबा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, वाह। तो ये एंड पैन की मेमोरी है, इसको देख के मुझे वो याद मेरी ताजा हुई। और ये मल्लिका को क्या कहते हैं पश्तो जुबान में? मल्लिका, हाँ, तो उर्दू में मलका हुई आप, पश्तो में तो ना हुई। नहीं, मुझे तो आपने एकदम पूछा तो मैं ब्लैंक हो गई। जिस तरह किंग को कहते हैं बादशाह, हाँ, और मल्लिका को क्या कहते हैं अब मैं तो, इसका मतलब पश्तो में आज तक किसी ने आपको मलका नहीं कहा, इधर ही सुना आपने लफ्ज़। हाँ, देख लें बस। तीसरी चीज है किताब, और हालांकि ये तो खैर उर्दू की कोई किताब है जी। मगर बचपन में मुझे शौक नहीं था किताबों का। अच्छा। बिल्कुल भी। और हम पढ़ा करते थे आर्ची कॉमिक्स, और जो मेरी जनरेशन के हैं, जो मिलेनियल्स हैं, उनको याद होगा कि आर्ची कॉमिक्स वर अ बिग थिंग। और जब मैं बड़ी हुई, मतलब आफ्टर आई गॉट मैरिड, मेरे हस्बैंड को शौक था रीडिंग का, तो उनसे कुछ मुझे शौक डेवलप हुआ, एंड देन आई यूज्ड टू रीड novels and I used to read English novels या उर्दू? English, okay। मगर अपने बच्चों को मैंने उर्दू, स्पेशली जो मेरा बड़ा बेटा है उसको मैंने उर्दू नॉवेल्स बड़े पढ़ाए हैं, क्योंकि मुझे ये था कि ये बिल्कुल ही बर्गर बच्चे ना बन जाए ना। और जो कॉमिक्स की आप बात कर रही है ना, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी, क्योंकि बच्चों की जो रीडिंग हैबिट्स है ना डेवलप वहीं से होती हैं। वही वो तस्वीरें देखते करते करते और बच्चे जो हैं वो फिर संजीदा उसकी तरफ, रीडिंग्स की तरफ चलते चले जाते हैं। कौन सी किताब आप सजेस्ट करेंगी हमारे व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को? कोई एक किताब जो उन्हें पढ़नी चाहिए, उन्हें याद रहे कि भाई अनुषा ने सजेस्ट की थी। मैंने पढ़ी थी 40 रूल्स ऑफ लव। हाँ, एलिफ शफक की, और इट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग वाइल। मुझे लगा कि बहुत ही इतनी डीप किताब, बहुत अच्छी है, क्योंकि फिर मौलाना रूम की भी फिक्र उन्होंने हल्का हल्का, ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी हैं उसमें साथ साथ। और फिर एक पाकिस्तानी ऑथर हैं मोहसिन हामिद, उनकी है मौत स्मोक। वो मैंने बहुत साल पहले पढ़ी, कोई मे बी 2010-11 में पढ़ी, एंड दैट बुक रियली स्टेड विद मी। मुझे उस, और जब आप एक किताब पढ़ें, कोई लिटरेचर, पीस ऑफ राइटिंग, एनीथिंग, और वो आप पे इम्पैक्ट करे ना, मतलब के अच्छी लिखी गई। आपने ओरहान पामुक को पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा। आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी लगी। उर्दू की कोई किताब आप सजेस्ट करना चाहें? उर्दू की कोई किताब, उर्दू की मैंने इतनी
टू बी वेरी ऑनेस्ट किताब नहीं पढ़ी आपको कभी अपने अब्बू कोई से डांट पड़ने वाली है। पढ़नी देखेंगे नहीं, हमने बचपन में इतनी पढ़ ली थी। आपको पता है ओ लेवल्स में क्या क्या लगाते हैं किताबें उर्दू में, मिरातुल उरूस और पता नहीं क्या क्या, तो वो पढ़ के वही मैं तो यूं थी कि थैंक यू वेरी मच। तो जो बच्चों को आपने पढ़ाई नॉवेल शॉवेल? बच्चों को पढ़ाई है, बच्चों को जब ये काफी छोटे थे तब से मुझे होता था कि उर्दू रीडिंग इनकी ना जारी में रखूं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी तालीम जो है वो अंग्रेजी में है सारी, मगर आप और आपकी फैमिली जो है वो अपनी जुबानों को, उर्दू को, पश्तो को, पंजाबी को बहुत संजीदगी से अहमियत देती है। बहुत अच्छी बात है, इसकी जितनी भी तारीफ की है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। ये अलग बात है कि उर्दू का कोई नॉवल जो है वो अनुषा ने सजेस्ट नहीं किया आपको। तो प्रोग्राम के अगले वाले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मॉडल, होस्ट और एक्ट्रेस अनुषा असद साहिबा। छोटे वक्त के बाद नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अनुषा साहिबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। तो एनी रिग्रेट इन लाइफ? जब मैं बहुत छोटी होती थी, माय फादर यूज्ड टू बी वेरी बिजी वर्किंग, क्योंकि उनकी फैक्ट्री थी, उनका बिजनेस था, एंड यू नो सुबह जल्दी जाते थे, रात को लेट आते थे, एंड आई वुड नॉट गेट टू सी टू मच ऑफ हिम फॉर अ व्हाइल। तो हमारे स्टाफ एक जो खानसामा थे, उनकी बीवी और 2 बच्चे क्वार्टर में उनके साथ रहते थे। तो वो तो हर वक्त बाप के साथ होते थे बच्चे, और मैं तो एंड आई एम लाइक आई लव माय फादर। एक होता है ना, लोग कहते हैं नहीं माँ बाप इक्वल या बच्चे सारे आपको अपने इक्वल, बट लाइक आई लव माय फादर, सो आई used to really miss him। तो मैं उसको देखती थी और मैं सोचती थी कि कितने लकी हैं कि अशरफ, मुझे आज देख तो उसकी पूरी फैमिली का नाम याद है कि अशरफ खानसामे का नाम था, कि अशरफ ऐसे खानसामा है बेशक, मगर बच्चे उसके दिन रात साथ हैं। तो काश मेरे बाप भी खानसामा होते, मैं भी दिन रात उनके साथ हो पाती। जब दिल चाहता मैं उनसे जाके ना कुछ हग्ड हिम या उनके पास बैठ जाती, या जिस तरह वो बच्चे कभी किचन में आ जाते थे, और ऑफ कोर्स किचन में 24 घंटे तो नहीं होता खानसामा, वो फारिग होके क्वार्टर में चला जाता है। देखिए बच्चे क्या क्या देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं ना। बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उस छोटी उम्र में। फिर टीनेज आ जाता है, फिर यू डोंट रियली केयर, फिर आप बड़े हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट केयरिंग अगेन। हाँ, ये शऊर आ जाता है, मैच्योरिटी एक्सप्रेस नहीं कर पाते इस महरूमी को, इस कमी को। छोटी उम्र में नहीं एक्सप्रेस कर पाते, लाइक बिफोर यू आर 11, 10, 9 इयर्स ओल्ड आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते, बट आप बहुत डीपली फील करते हैं। जो भी चीज़ बहुत ही डीपली एम्बेडेड हो या इंटेंसली आपकी मेमोरीज का हिस्सा हो, कहीं ना कहीं उससे वो हमें शेपअप कर रही होती है ना वो सारी चीज़ें। आपने कभी इसको तोड़ के देखने की कोशिश की कि ये जो बचपन की मोहब्बत थी आपके वालिद साहब के साथ, और कुछ अरसे के लिए ही सही, मगर आपको याद है कि आप किसी और को बहुत रश्क से देखती थी कि ये इकट्ठे होते हैं, इसने आपके रवैये में बड़े होकर क्या तब्दीली पैदा की, किस नौइयत की अपने रिलेशनशिप्स में? आई डोंट नो, इससे ये सीखा है या अगेन कि शायद मेरी पर्सनैलिटी अल्लाह ने यूँ बनाई है कि मैं क्लिंगी नहीं हूँ लोगों के साथ या रिलेशनशिप्स में, या मैं नीडी नहीं हूँ। शायद उस पार्ट ने मुझे यूँ शेप किया, मुझे नहीं पता। मगर कुछ लोग होते हैं ना, दे आर वेरी नीडी एंड क्लिंगी, एंड रिलेशनशिप्स में, इवन फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स भी ऐसे लोगों से थोड़ा आवाज़ार हो जाते हैं कि भाई हमें भी अपनी स्पेस दे। हाँ। तो मैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मेरा ये एटीट्यूड होता है, आई डोंट नीड यू। शायद इस बात से मुझे बचपन से कोई ऐसा शेप अप किया, आई डोंट नो। वेरी इंटरेस्टिंग। और होता क्या है कि हम अपने बारे में ना अनुषा बहुत ज़्यादा उस तरह से गौर नहीं करते कि हमारी कौन सी आदत कहाँ से आई है। हालांकि बहुत सारी आदतें हमें अपने माँ से, बाप से, फैमिलीज़ के दूसरे लोगों से, और फिर बहुत सारी आदतें उस एनवायरनमेंट से हमें मिलती हैं जिन्होंने हमें शेपअप किया होता है उस हालात और वाक़यात की वजह से। सो चलिए अब इस पे मज़ीद गौर कीजिएगा। अच्छा, तो आपको थोड़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे। हाँ, यस। अब बताइए इस्लामिक फ़िलॉसफी क्या है? ये बड़ी अहम बात होती है। इस्लामिक फ़िलॉसफी ये है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना, यानी कि जो आपका बिहेवियर है, जो आप हैं, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने गोया अपने रब को पहचाना। तो ये जो अपनी शनाख्त है, ये हम सबको ही अपने खुदा तक जो है वो ले जाती है। तो ये फरमाइए, कोई गिल्ट रहता है कभी किसी चीज़ पे? अनुषा असद को जिसे ज़मीर कहते हैं उर्दू में, वो कचोके लगाता रहता है। अच्छा, उर्दू में तो लगाता है ज़मीर कचोके, अंग्रेजी में क्या लगाता है, कुछ कहता है गिल्ट? अंग्रेजी में नहीं लगाता। कुछ नहीं कहता। आप
यकीन करेंगे कि मैं नहीं आपको पिन पॉइंट करके बता सक रही हूँ, बिकॉज मेरी नेचर ही वो नहीं है। हाँ, तो अंग्रेजी वाला गिल्ड वाले बना इसका मतलब। हाँ, ये अंग्रेजी वाला चल रहा है। अगर मैं कुछ करती हूँ किसी के साथ तो मेरे लिए वो जस्टिफाइड था, इसलिए मैंने किया। अच्छा। और देन आई ओन अप टू इट। ये तो बिल्कुल ही प्योर अंग्रेज वाला रवैया। ये फरमाइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट। आई थिंक दैट वुड हैव टू बी जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ, माय फर्स्ट चाइल्ड। क्योंकि मुझे बच्चों का शौक नहीं था। अच्छा। मेरे क्योंकि कोई बड़ी बहन या छोटी बहन या कोई बहन नहीं है या भाई या जिसकी पहले शादी हुई हो, तो मैंने इतनी क्लोजली कोई न्यूबॉर्न या छोटे बच्चे देखे भी नहीं थे। और somehow मुझे पता था कि शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी पैदा, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट मुझे कोई शौक नहीं था। तो जब when I was expecting my first child, तो मुझे कोई इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं थी कि ऑब्वियसली अब बच्चा आ जाएगा, दुनिया में चलेगी जिंदगी। मगर अल्लाह ऐसे डालता है ना माँ के दिल में एक एहसास, एक ममता, उसके बगैर पाल नहीं सकते आप, पल नहीं सकता ना बच्चा उसके बगैर। तो मेरा ऐसा 180 डिग्रीज चेंज आया। अच्छा। कि मेरे वो सारा जो भी मेरे उसके पहले का नोशन था कि मुझे बच्चे नहीं पसंद या क्या, तो मुझे तो प्यार हो गया औलाद से, ऐसे फिल्मी सा ना। द सेकंड दैट आई हेल्ड हिम इन माय आर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो शायद कि मेरे लिए वो ही सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ होगा, बिकॉज वो पहली दफा आई फेल्ट समथिंग व्हिच आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो probably that's the happiest moment. I can understand. ये अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए आपकी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का? तल्ख याद शायद के उनसे वाबस्ता होती है जो आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कुछ और आपको पेडेस्टल पे भी बिठाया गया होता है। फिर इंसान ही है, हर चीज़ नहीं मीट कर पाता हर वक्त, और फिर शायद वो तल्ख उस वक्त फीलिंग आती है। वो तो ये तो जेनेरिक हो गया ना। हाँ, ये जेनेरिक हो गया, ढके छुपे अल्फाज में। अच्छा, ठीक। चले आप ये छोड़ दीजिए कि किस नौयत का रिलेशनशिप था ना, इसको छोड़ दीजिए ना। कोई भी भाई है, दोस्त है, कोलीग है, कोई भी रिश्ता, उसको छोड़ दीजिए। मगर एक्सपेक्टेशंस किस नौयत की थी और किस नौयत की डिजेक्शन या तकलीफ जो है उसका आपको फिर सामना हुआ उसकी वजह से? आई थिंक बेसिकली जिस तरह स्पाउसेस में आप एडजस्ट कर रहे होते हैं, दो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग अचानक से दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, आप अपना मैक्सिमम वक्त इकट्ठे गुजारते हैं, और फिर अनलेस आप कुछ ज़र्फ़ के साथ और कुछ रियलाइजेशंस के साथ बात को समेटते हुए आगे बढ़ाएं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी ईगो मारनी पड़ती है, और हर कोई करता है। ऐसे नहीं कि कोई आप बहुत फर्क है कि आपने किया, ये कोई मैं बहुत फर्क हूँ कि ये रिश्ते चलते ही ऐसे, ये रिश्ते चलते और हर रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको ख्याल रखना पड़ता है, रखना चाहिए भी, रखना चाहिए भी और रखना पड़ता भी है, और मुश्किल भी होता है। और स्पेशली अगर आपकी ज़रा पर्सनालिटी हो भी ज़रा स्ट्रॉन्ग हेडेड या ज़रा मजबूत शख्सियत के मालिक हो आप, मगर इवेंचुअली अगर कोई कुछ एक दफ़ा इंसान फैसला कर ले कुछ करने का, तो फिर आप वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तो जितना भी आपको मुश्किल लग रहा हो, कुछ ज़्यादा ही मेरे ख्याल है वेग बात हो गई है, बट बस ज़िंदगी है, हो जाता है। ठीक। अच्छा, आप कोई भी शख्स अपने रवैयों को किसी रिश्ते को कायम रखने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए या चलाने के लिए बदलता रहे अपने आप को, और उस बदलने की वजह से रिश्ते बाज़-औक़ात कायम रहते हैं, चलते भी हैं, खूबसूरत भी हो जाते हैं, मगर उस बदलने का अफसोस होता है। आई थिंक इवेंचुअली इंसान को मे बी आफ्टर अ सर्टेन एज, है ना, क्योंकि रिश्ते तो हैं, मगर वो मैं कहाँ गया या कहाँ गई जो वैसा था। मगर मैंने अब रियलाइज़ किया है कि ये इतना फ़लसफ़ा झाड़ना भी सही नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, आप अपने पास्ट में देखते हैं। आई थिंक इट्स सेंसिबल टू जस्ट लुक फॉरवर्ड। ठीक। आप जो थे भाई, आपका भी एक बचपना था, एक पीरियड था, वो बड़ी उम्र तक नहीं ज़रूरी कि सब कुछ वैसे ही रहे, तो ठीक है, इंसान चेंज करता है, किसी के लिए कम्प्लीटली चेंज होना अच्छी बात नहीं है, बट मैलेबल होना चाहिए।
जिस तरह अगर बिजनेस रिलेशनशिप में भी कोई पार्टनरशिप हो तो दोनों पार्टनर्स को कॉम्प्रोमाइज तो करना space पड़ता देके है। एक शादी दूसरे का को। इतना हवा नहीं बनाना चाहिए। जो भी रिश्ता हो उसमें दोनों को साथ देना होता है। ठीक है, तो रिश्ता ऐसे ही चलता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यूनिवर्सली पूरी दुनिया में ठीक मानी जाती हैं। जी। घरों में भी वो ठीक मानी जाती है। मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। अगर किसी रिलेशनशिप की वजह से आदमी को अपने अंदर से वो बदलना पड़े जो कि यूनिवर्सली भी ठीक माना जाता है, आप समझती तब भी नहीं बदलना चाहिए या फिर बदल लेना चाहिए? मेरा ख्याल है कि एक हद तक एक दूसरे के लिए अपने आप को एडजस्ट वाले लेवल में बदलना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप अपने आप को ड्रास्टिकली बदलेंगे देन यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। यही तो मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ, जिसको आपने कहा कि नहीं इतना फलसफा, यही तो मैं कह रहा था कि बदल लिया, अब रिश्ता बन गया, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खुश है, मगर वो आदमी कहाँ गया जो बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो कि बदल चुका है? नहीं, इंसान वक्त के साथ बदलता है। ठीक। तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर एक औरत देखे और कहे कि मैं कितनी चुलबुली थी यू नो जब मेरी तुमसे शादी हुई और अब मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं मसाइल में गिरफ्तार, या जिस तरह जिंदगी के बच्चे ये वो रूटीन, तो ये मुझे लगता है नाजायज है। बिकॉज लाइफ विल हैपन टू यू। ठीक। अपने आप को अपने सर्कमस्टांसेस में खुश रखना आपको खुद ही मैनेज करना है। ठीक है, तो कोर जिसे है उसे नहीं बदलना चाहिए। हाँ, है ना? कोर को नहीं बदलना चाहिए। यू हैव टू बी ट्रू टू वरना तो आदमी खत्म हो जाएगा ना। वरना आदमी खत्म हो जाएगा। एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा बहुत जो बदलते हैं वो, और सबको इतना ख्याल भी रखना चाहिए कि इतना दबाव भी नहीं डालना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। ओके, तो अनुशे असद साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? गमगीन लम्हा शायद नहीं, मगर गमगीन मैं बहुत हो जाया करती थी जब मैं दुनिया को ऑब्जर्व करती थी। और एक आपको कुछ कभी फ्री टाइम मिलता है, आप रिफ्लेक्ट करते हैं और आप रियलाइज करते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस किसी वजह से ही कहावत है। और मैं इतनी शदीद तकलीफ महसूस करती थी कि मैं कभी कभी अल्लाह से दुआ करती थी कि तू मुझे उस तरह ही बना देना जिस तरह मेजॉरिटी मैसेज हैं, चल रहे हैं जिंदगी में, उन्हें परवाह ही नहीं है। और बहुत मुझे अपने ऊपर कोशिश करनी पड़ी। नहीं चल रहे हैं उन्हें परवाह नहीं है, या चल रहे हैं और परेशान है? नहीं, चल रहे हैं और परवाह ही नहीं है ना। मतलब जिस तरह नॉर्मल मैं मैसेज देखती हूँ मेजॉरिटी द वर्ल्ड ओवर, सिर्फ मैं लाहौर या पाकिस्तान का अलमिया नहीं आपसे बयान कर रही, कि उनमें उन्हें परवाह ही नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, यू नो, वो बस मशीन की तरह चल रहे हैं। वो नहीं 2 सेकंड के लिए रुक के सोच रहे हैं किसी भी ज़िंदगी या दुनिया के मसाइल या यू नो किसी की मजबूरी। बट लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि हो सकता है कि उनके पास जिंदगी की इस मशीन में इतना वक्त ही ना मिलता होगा ये सोच सकें? जी, ये भी तो एक वही तो मैं कह रही हूँ कि दे आर जस्ट सो बिजी इन देयर ओन लाइव्स। वो बस एक रोबोट्स की तरह नॉन स्टॉप सोए उठे, काम किया, ये किया, वो किया। खुशी से तो नहीं है ना वो रोबोट? आई थिंक आई डिसएग्री, मगर हो सकता है ऐसा ही हो, मगर नहीं, लोगों को एहसास बिल्कुल। और मैं बहुत ज्यादा फील करना शुरू मजबूर नहीं है, बेहिस है। मुझे लगता है बेहिस है। मेजॉरिटी दुनिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन बेहिस है। और मैं इतना डीपली फील करना शुरू हो गई थी गम दुनिया का कि आई रियलाइज्ड कि इस तरह मेरी अपनी ज़िंदगी नहीं चलेगी। सो आई हैड टू वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ कि मैं उससे निकलूं। मैं ऐसी चीज़ें देखना और पढ़ना ही छोड़ दूं। मुड़ के देखें कोई रिश्ता, कोई वाकया, कोई इंसिडेंट, कोई चीज़ जो आप सोचते हैं कि मेरे बस में हो, ये नुकसान या फ़ायदा, उसको रिवर्स कर दूं, इस ज़िंदगी के हिस्से को डिलीट कर दूं, ये ना हुआ होता काश। When I was in school तो एक मेरी सहेली थी, बहुत अरसा वो मेरी सहेली थी, और वो एंड में जाके बहुत ही ख़राब इंसान निकली। तो मे बी आई कुड डिलीट दैट पीरियड फ्रॉम माई लाइफ बिकॉज वो बहुत टॉक्सिक, उस वक्त हमें ये एक्सपोजर नहीं था ना, रेड फ्लैग, टॉक्सिक, गैस लाइटिंग, ये सारे अल्फाज हमने अब सीखे हैं। तो लोग कैसे अपने रवैयों से, बातों से हमारी जिंदगी पे और उस पे असरअंदाज होते हैं। और फिर ऑफ कोर्स उस वक्त स्कूल लाइफ में बहुत फील होता है, आप इमेच्योर होते हैं, आपको नहीं समझ होती, पूरी आप पर्सनैलिटी फील ज्यादा करते हैं, खराब होना शुरू हो जाती है। सो डिलीट, फिर वो चीज डिलीट की जा सकती है। वो बहुत खुशगवार दिन नहीं थे वो। नहीं, तो उस वक्त थे और नहीं भी थे। दो ऐसे लोग जो अब उस दुनिया में नहीं हैं, उनमें से किससे सबसे पहले मिलना चाहेंगे आप? मैं अपने दादा से मिलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, बहुत ज़्यादा। लगता है जिस तरह कोई बहुत ही परफेक्ट इंसान थे, और हर कोई करता है उनकी तारीफ। ये नहीं कि सिर्फ अपने वालिद से सुनी है। ठीक। ये 11 बहन भाई थे आपस में। आपके जो तो दादा, आप सोचें, मेरे दादा एंड देन
10 more siblings, तो या 11 थे आपस में, तो आप सोचें कितनी ह्यूज फैमिली होगी ना, सिर्फ इमीडिएट फैमिली ही। तो उनसे मैं मिलना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही फौत हो चुके थे। उनका आपने बहुत जिक्र सुना है ना? उनका मैंने बहुत जिक्र सुना है और ऐसे सुना है जैसा लगता है कि कोई बहुत ही परफेक्ट इंसान थे, यकीनन बहुत अच्छे शायद परफेक्ट के करीब करीब। हाँ। और कुछ बहुत ही अच्छी उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स सुनी है जो कि यू नो वन लुक्स अप टू इट। ग्रेट। और दूसरे जिनको मैं मिलना चाहूँगी शख्सियत वुड बी कायदे आज़म, ग्रेट, क्योंकि उन्होंने हमें मुल्क दिया और अगर हमारे पास अपना मुल्क ना होता तो हम क्या, हमारा हशर। अब तो और ज्यादा शिद्दत से लोगों को तो सामने आ रहा है ना, अब तो बहुत ही ब्लेटेंटली सामने आ रहा है। तो अपना घर जिसके पास ना हो, अपनी छत जिसके पास ना हो, वहीं से आप तसव्वुर करें बात का, तो कायदे आज़म। ये फरमाइए कि आपकी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? ओह बहुत सारी हैं। मुझे इस्तांबुल बहुत ज़्यादा पसंद है एंड माय हस्बैंड वर्क्स ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स विद द गवर्नमेंट, तो वो चाइना बहुत जाते हैं, टर्की बहुत जाते हैं काम के लिए, तो इस्तांबुल हम बहुत गए हुए हैं। अच्छा, ग्रेट। उनके लिए तो टर्की इज़ लाइक अ सेकंड होम। तो फिर मुझे न्यूयॉर्क बहुत, अमेरिका से मुझे नफरत है मगर न्यूयॉर्क मुझे पसंद है, वो भी सिर्फ मैनहट्टन, वो भी मिड टाउन मैनहट्टन, बस हल्ला गुल्ला लाइफ बहुत है वरना मुझे अमेरिका बहुत बुरा लगता है। अजीब गांव है, एक बड़ा सा गांव है। भाई आप अंदाजा कीजिए ना कि वो क्या मुल्क है जहाँ आपको 150, 200, 250 साल से ज्यादा पुरानी इमारत ना मिलती है। टोटल मतलब 300 कहने आप ज्यादा, यही है ना टोटल, और एक जैसा सारा वो। तो बिल्कुल आपने सही कहा, इस हवाले से तो यूरोप कहीं ज्यादा वो है, और इवन हमारा अपना जो मुल्क है, हमारा अपना मुल्क बहुत। मैं तीसरा आपको नाम यही लेने लगी थी कि हुंजा। मुझे तो मतलब मोहब्बत हो गई हुंजा से, और मुझे लगा जिस तरह आई लेफ्ट अ पीस ऑफ माय हार्ट देयर जब मैं पहली दफा गई। और ये 3 जगहें मुझे नेचर अपनी बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में आपको बहुत खूबसूरत, और लोग इतने खूबसूरत, इतने उनके प्यारे और साफ दिल, बहुत ही प्यारी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुशे, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। जो जर्नी है, जो थोड़ा बहुत हमने बात की स्ट्रगल पे, उनकी पसंद नापसंद पे, ज़िंदगी को कैसे देखती हैं, सो इस सारा जो एपिसोड था, जो भी उनके ख़यालात हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, इश्यूज़ के बारे में, ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कि वो आपको कैसे लगे। अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।